हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 40 नंबर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और 20 नंबर की देखिए पेडागोजी पूछी जाती है पेपर 2 एसएसटी में। तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पेपर 2 पास कराने में एसएसटी का, इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस के अनुसार हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाके ज़रूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट बन चुकी है, एसएसटी सीडीपी दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया गया था? तो वह कौन सी जगह हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया गया था, वह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। तो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को मानव ने उगाना शुरू किया था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से, और उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू भी यहीं से बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपीय में धान चावल की खेती के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं तो विंध्य के उत्तर में स्थित क्षेत्रों से मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित क्षेत्रों से जैसे कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल धान उपजाया गया था। तो सबसे पहले चावल के अवशेष मिलते हैं तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। और देखिए उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों में भी कृषि का विकास हुआ था। तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका नामक पूरा स्थल किस काल से संबंधित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और देखिए यहाँ आदि मानव के रहने की प्राकृतिक गुफाएं और सुंदर शैल चित्र रॉक्स पेंटिंग मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक पूरा पाषाणिक अवशेष पूरा स्थल है। यहाँ आदि मानव धूप, हवा और बारिश से बचने के लिए प्राकृतिक गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, और इन गुफाओं की दीवारों पर जंगली जानवरों के बेहद सजीव और सुंदर चित्र बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध स्थल कुरनूल गुफाओं आंध्र प्रदेश से पुरातत्वविदों को किस महत्वपूर्ण चीज़ों के अवशेष मिले हैं? तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध स्थल कुरनूल गुफाओं आंध्र प्रदेश से पुरातत्वविदों को किस महत्वपूर्ण चीज़ों के अवशेष मिले हैं? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राख के अवशेष जो आग के प्रयोग को दर्शाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुरनूल गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं जो आग के प्रयोग को दर्शाते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित कुरनूल गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि पूरा पाषाण काल का आरंभिक मानव आग जलाना सीख गया था।
वे आग का उपयोग प्रकाश के लिए करते थे और मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए हिस्ट्री से लिए हैं और जो आपके एग्ज़ाम में सीटेट में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन वही लिए हैं। 100% आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतिहास में लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे, जिससे गर्मी बढ़ी और घास के मैदान बनने लगे थे, और इस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे, जिससे गर्मी बढ़ी और घास के मैदान बनने लगे थे। तो इस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य पाषाण काल या पर्यावरण बदलाव का काल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज कहा जाता है। इस काल में पर्यावरण में बदलाव आए, घास के मैदान बनने से हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी और इंसानों ने छोटे पत्थरों के औजार इसी काल में बनाने लगे थे। मध्य पाषाण काल में इंसानों ने छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज के पत्थरों के औजार बहुत छोटे थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता था। देखिए मध्य पाषाण काल के औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता था, और इन औजारों में अक्सर हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, हैंडल लगाकर आरी और हंसिया जैसे औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में पशुपालन की शुरुआत के संदर्भ में मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था? तो मानव इतिहास में पशुपालन की शुरुआत के संदर्भ में मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो वह देखिए कुत्ते का जंगली पूर्वज था, कुत्ता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहले पालतू जानवर था वह कुत्ता था। देखिए मनुष्यों ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया कुत्ते का, वह जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के आसपास आने के लिए आकर्षित किया और उन्हें जंगली जानवरों के हमलों से बचाकर पालतू बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ नामक नवपाषाणी नियोलिथिक पूरा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था, शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यह इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवपाषाण काल स्थल है, जहां मानव ने सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और पशुपालन करना शुरू किया था, और यहां से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। और देखिए कब्रों में मृतकों के साथ सामान जैसे बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणी का स्थल बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर की सबसे अनोखी विशेषता क्या है, जहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए विशेष निर्माण करते थे? तो किसका निर्माण करते थे ठंड से बचने के लिए लोग? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास पिट हाउस कहा जाता था। तो लोग ठंड से बचने के लिए
गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें पिट हाउस कहा जाता था। देखिए, कश्मीर के बुर्ज हुम में लोग जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास पिट हाउस कहा जाता था और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं जो इन्हें ठंडे मौसम में सुरक्षा प्रदान करती थीं। और इन गड्ढों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आग जलाने के चूल्हे भी मिले हैं। तो इन गड्ढों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर चूल्हे जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा सीटेट में पूछा जाता है। देखिए, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से हैं और पॉलिटी से लगभग हैं क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य इनकरेक्ट हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवपाषाण काल के लोग मानव कपड़े बुनना नहीं जानता था और केवल जानवरों की खाल पहनता था। तो आपका देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत पूछा है तो आपका देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनना जानते थे, वह जानवरों की खाल नहीं पहनते थे, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। गलत पूछा है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने कपास, कॉटन जैसी फसलें उगाना सीख लिया था, जिसके कारण वे कपड़े बुनना भी शुरू कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख नगर से महान अष्टानागार ग्रेट बाथ के अवशेष मिले हैं जिसे बनाने में ईंट, प्लास्टर और चारकोल की परत का उपयोग किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख बंदरगाह से महान अष्टानागार के अवशेष मिले हैं जिसे बनाने के लिए प्लास्टर, ईंट और चारकोल की परत का उपयोग किया गया था? तो वह देखिए मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान अष्टानागार का नाम दिया था। इसे ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था और पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसके चारों ओर कमरे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगरों के घरों, नालों और सड़कों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो हड़प्पा कालीन नगरों के घरों और नालों और सड़कों के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो देखते हैं। तो आपका राइट आंसर जो सही हो जाएगा यह तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे, नाले ढके हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। घरों के नाले सड़क की मुख्य नाली से जुड़े होते थे जो पूरी तरीके से ढकी होती थी और इनमें जगह जगह पर मेन होल पर साफ सफाई के लिए गड्ढे बने होते थे और घर 1 या 2 मंजिला होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते थे और सड़कें ग्रिड पद्धति पर समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन नगरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन नगरों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगर के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे रावी, झेलम, चिनाब के किनारे सबसे पुराने नगर फले फूले जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नगर कहते हैं। इसके बाद लगभग 25 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था जैसे मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द इंडिया की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला सही हो जाएगा। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ एक बार देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। देखते हैं। देखिए इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई पुस्तकें जिन्हें पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, मुख्य रूप से किस पर लिखी जाती थी? तो पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्राचीन काल में कागज नहीं था, इसलिए हाथ से लिखे जाने वाली पुस्तकों पांडुलिपियों को ताड़ के पत्रों या हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों इनक्रप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य इनकरेक्ट हो जाएगा? तो अभिलेखों के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए पहला है, ए पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोदे जाते थे, किए जाते थे। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देखिए अभिलेख होते थे वह कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, खोदे जाते थे। और देखिए राजा अक्सर अपने आदेशों को इन पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा, पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, अभिलेखों में केवल, देखिए केवल जहाँ आपका है वैसे भी आपका निगेटिव होता है। तो पढ़ लेते हैं। देखिए अभिलेखों में केवल राजाओं की विजय गाथाओं होती थी, आम महिलाओं और पुरुषों का कोई विवरण नहीं होता था। तो देखिए इसमें अभिलेखों में आम पुरुषों और महिलाओं का विवरण भी होता था, इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा। जो गलत पूछा है वह सही हो जाएगा। देखिए तीसरा क्यों गलत हो जाएगा? देखिए अधिकांश अभिलेखों में राजाओं के आदेश और उनकी विजयों का लेखा जोखा होता था, फिर भी कुछ अभिलेखों में आम महिलाओं और पुरुषों और व्यापारियों द्वारा किए गए कार्यों या दोनों का विवरण भी मिलता है। तो सिर्फ राजाओं का नहीं मिलता है, उसमें आम लोगों का भी विवरण मिलता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से 100% आपके देखिए सीटेट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसी लेवल के देखिए क्वेश्चन लेके आए हैं आपको। देखिए एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, तो इसलिए जितनी भी मेरी क्लासेस है काफ़ी ज़्यादा सभी क्लासेस इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं और देखिए होने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। और इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको प्लेलिस्ट में से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज के आरंभिक मानव को अखेटक खाद्य संग्राहक हंटर गैदर्स क्यों कहा जाता था? पूरा पाषाण काल के आरंभिक मानव को अखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहा जाता था, क्या कारण हो जाएगा? तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वे भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल जड़ें इकट्ठा करते थे। तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक मानव के पास कृषि खेती का ज्ञान नहीं था, वे पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे। जीवित रहने के लिए वे जंगली जानवरों, मछलियों और पक्षियों का शिकार करते थे, अखेट करते थे और देखिए खाने के लिए पेड़ पौधों के फल, मूल, जड़ें, दाने और पत्तियां इकट्ठा खाद्य संग्रह करते थे। तो उन्हें अखेटक कहा जाता था, हंटर गैदर्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे। इनके पीछे कौन सा कारण हो जाएगा सही? पहला है, देखिए एक जगह पर रहने से वहाँ के पौधे
जानवरों के भोजन समाप्त हो जाते थे। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, क्या कारण हो जाएगा? तो वह एक जगह पर रहने से वहाँ के पौधे और जानवरों के भोजन समाप्त हो जाते थे, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और देखिए दूसरा है, जानवर अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए मानव भी उनके पीछे जाता था। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, अलग अलग पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए वे मौसम के अनुसार घूमते रहते थे। तो आपका देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी कारण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आरंभिक मानव के घूमने के कई मुख्य कारण थे। पहला था एक जगह ज़्यादा दिन रहने पर भोजन खत्म हो जाता था। दूसरा था जानवरों का पीछा करना। तीसरा था मौसम के अनुसार फलों की खोज करना। और चौथा था पानी की तलाश में नदियों और झीलों के पास जाना, जो गर्मियों में सूख जाती थी, इसलिए लोग एक से दूसरी जगह जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए संविधान के भाग 3 में दिए गए समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर माना गया है। और देखिए इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में समाज से छुआछूत अस्पृश्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और ऐसा करने पर एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसके अनुसार कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसके अनुसार कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा नियम यह है कि सरकार, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों को निर्णयों के लिए संसद विशेषकर लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। यदि लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान हो जाएगा? पहला है राज्यसभा निचला सदन, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तो आपका गलत हो जाएगा, राज्यसभा निचला सदन नहीं होता है। तो आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा जो होता है वह अस्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है, जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है और एक अस्थायी सदन भी होता है, जो कभी पूरी तरीके से भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है और देखिए हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए समाज सुधारकों का सूची 2 में उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं से सही मिलान कीजिए। तो यह देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1828 में की थी। और देखिए दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और देखिए तीसरा है ज्योतिबा राव फूले ने स्थापना की थी, तो ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। और देखिए फोर्थ है स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आपका देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर सही हो जाएगा पहला हो जाएगा। आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज को बनाया था। और देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की नींव रखी थी, स्थापना की थी। और देखिए वहीं ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में दबे कुचले वर्गों के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज को बनाया था। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था समाज के उन गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकती है जो खुद अदालत तक नहीं पहुंच सकते हैं, असमर्थ हैं, तो वह देखिए जनहित याचिका के द्वारा अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। देखिए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को आसान बनाने के लिए जनहित याचिका PIL की शुरुआत की थी। इसके तहत यदि समाज के किसी भी गरीब या बंधुआ मजदूर वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनकी तरफ से कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, सिर्फ एक साधारण पत्र या पोस्ट कार्ड भेजकर केस दर्ज करवा सकती है उसके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सर्वव्यापक संसाधन की श्रेणी में आते हैं? तो कौन सा संसाधन सर्वव्यापक संसाधन होता है? तो आपका देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संसाधन प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं वह देखिए सर्वव्यापक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये देखिए हर जगह पाई जाती है, सर्वव्यापक संसाधन होती है। देखिए जो संसाधन सभी जगहों पर आसानी से उपलब्ध होते हैं उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। जैसे सूर्य की रोशनी, हवा। जो संसाधन केवल कुछ चुनिंदा या विशेष जगहों पर ही मिलते हैं उन्हें स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे तांबा, सोना, लोहा, यूरेनियम। देखिए आप लोगों के समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा देखिए हार्ड वर्क करते हैं, इसको PDF बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेरा समय निकल जाता है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ समझाने के लिए, आप लोग ताकि समझ सके अच्छे से। तो देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए प्लीज़। देखिए आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। देखिए आप लोगों के एक कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा मेहनत करने का देखिए जज्बा होता है कि आप लोगों के लिए और भी किया जाए। तो आप लोग प्लीज़ देखिए कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हड़प्पा के नगरों में खुदाई के दौरान मिले मनकों को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस कीमती और सुंदर पत्थर का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा के नगरों में खुदाई के दौरान मिले मनकों को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस कीमती और सुंदर पत्थर का उपयोग किया गया था? तो वह देखिए कार्लियन पत्थर का किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गुजरात और अन्य क्षेत्रों में मिले सुंदर लाल रंग के कार्लियन पत्थरों को काटकर, तराशकर, छेद करके सुंदर मनके, माला के दाने बनाए जाते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए बहुत बड़े पैमानों पर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत कताई के साक्ष्यों के रूप में मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े और कताई के लिए प्रयुक्त होने वाली तकली मिली है। ये तकलियाँ मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती थी? तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेंस और पकी हुई मिट्टी से बनी होती थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कताई के लिए पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ मिली हैं। फेंस एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला पदार्थ होता था जिसमें बालू या क्वार्टाइज पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थीं और उन पर चिकनी व चमकदार परत चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई चोल साम्राज्य की भूमियों का सूची 2 में दिए गए उनके अर्थों से सही मिलान कीजिए। तो पहला है वेलन वगाई थी, तो वेलन वगाई गैर ब्राह्मणों किसान स्वामियों की भूमि थी। तो आपका पहले का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। दूसरा है ब्रह्मदेव क्या था?
तो ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, तो ब्रह्मदेव थी। तो आपका दूसरे का पहले में हो जाएगा। और देखिए शाला भोग क्या था, तो शाला भोग देखिए स्कूल में दी गई भूमि थी। तो ये क्वेश्चन कट गया है, अभी देख लेते हैं। देखिए शाला भोग था किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि थी, शाला भोग कहा जाता था उसे। देखिए देवदान था, देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका देखिए सही मिलान जो हो जाएगा, तो आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। देखिए वेलन वगाई कहा जाता था, आम गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि को वेलन वगाई कहा जाता था। वहीं ब्रह्मदेव कहा जाता था, ब्राह्मणों को दान में दी गई टैक्स फ्री भूमि को कहा जाता था, ब्रह्मदेव कहा जाता था। और शाला भोग कहा जाता था, तो स्कूल विद्यालय के खर्च के लिए दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। देवदान कहा जाता था, देवी देवताओं या मंदिरों के नाम की भूमि को देवदान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित धोलावीरा नगर की सबसे प्रमुख और विशिष्ट विशेषता क्या थी जो इसे अन्य हड़प्पा नगरों से अलग बनाती थी? तो गुजरात में स्थित धोलावीरा नगर की सबसे प्रमुख और विशिष्ट विशेषता क्या थी जो इसे अन्य हड़प्पा नगरों से अलग बनाती थी? तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आमतौर पर हड़प्पा नगर 2 भागों में बटे थे, लेकिन धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था और यहाँ पानी के संचयन के भी साक्ष्य मिले हैं। देखिए कच्छ के इलाके में स्थित धोलावीरा नगर बेहद अनूठा था, जहाँ बाकी नगर 2 भागों में बटे थे, वहीं धोलावीरा 3 भागों में बटा था। गढ़ मध्य नगर और निचला नगर में बटा था और इसमें हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें होती थी। यहाँ साफ पानी के इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित धोलावीरा नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से एक बड़ा तालाब या गोदीवाड़ा मिला है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज रुकते थे और माल उतारा जाता था। देखिए लोथल साबरमती की उपनदी के किनारे बसा हुआ था, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर था। यहाँ एक बहुत बड़ा गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला था, जिससे पता चलता है कि यहाँ समुद्री व्यापार होता था और यहाँ से मुहरबंदी और मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता के इन खूबसूरत नगरों का अंत होना शुरू हो गया। इसके पीछे इतिहासकारों ने कौन से संभावित कारण बताए हैं? आज से लगभग 39 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता के इन खूबसूरत नगरों का अंत होना शुरू हो गया। इसके पीछे का क्या कारण हो जाएगा? तो पहला है नदियों का सूख जाना, तो आपका देखिए पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा है जंगलों का विनाश, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की कमी के कारण, तो दूसरा भी कारण हो जाएगा सही। तीसरा है शासकों का नियंत्रण समाप्त होना या बाढ़ आना, तो यह देखिए सभी कारण माना जाएगा हड़प्पा सभ्यता के विनाश का। तो आपका देखिए यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, कई कारण थे। जैसे अलग अलग विद्वानों का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण नदियाँ सूख गई, ईंटें पकाने और धातु पिघलाने के लिए अत्यधिक लकड़ी जलाने से जंगल नष्ट हो गए थे, सिंधु नदी में भयानक बाढ़ आ गई थी या बाहरी आक्रमण हुए थे, तो जिससे यह महान सभ्यता समाप्त हो गई थी। तो कई कारण माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के विनाश का।